नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा मानवाधिकार दिवस पर विभिन्न सामाजिक संगठनों का जमघट वाराणसी कचहरी स्थित बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर सभा के रूप में हुई। कार्यक्रम के आयोजक साझा सांस्कृतिक मंच वाराणसी सोशल जस्टिस की तरफ से किया गया। इसमें पूर्वांचल बहुजन मोर्चा, नेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस का भी बड़ा योगदान था। कार्यक्रम का शुभारंभ सामाजिक चिंतक संजय श्रीवास्तव एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम 4 बजे दिन से शाम ढलने तक चलता रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रख्यात गांधीवादी चिंतक जागृति राही ने किया तथा कार्यक्रम का समापन व धन्यवाद प्रकाश प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अनूप श्रमिक ने किया। ठंड के कारण थोड़ा पहले चले आने के कारण बहुत से चिंतकों के विचार हम नहीं सुन पाए। वैसे लगभग सभी चिंतकों ने भारत में सरकार को मानवाधिकार हनन का दोषी माना। वक्ताओं के आप आगे विचार सुने। आज मानवाधिकार विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मुझे एक अपने बचपन की फिल्म पूरब और पश्चिम मनोज कुमार का में गाया एक गाना याद आ रहा है, जो कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उसी के आगे उस गाने में एक लाइन थी, इस धरती पर जिसने जन्म लिया उसने सदा पे यहाँ पर प्यार पाया। आज क्या हो रहा है? आज इस धरती पे जन्म जिसने लिया उसको प्यार पाने के लिए अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनी पड़ रही है। उसको वंदे मातरम तुमको कहना पड़ेगा, तुमको जो है बारे में प्रचार किया जाएगा कि तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो। 80-20 की बात की जाएगी जो है, और तमाम तरह के लिंचिंग वगैरह के माध्यम से, खुदाई के माध्यम से उसके उपासनालयों को, धर्मालयों को तोड़ने की सरकारी साजिश की जा रही है। ये मानवाधिकार के लिए बड़ा गंभीर खतरा का कदम है। SC ST माइनॉरिटी महिलाओं पर जो भारत में जिस पहले मानवाधिकार की हत्याएं हो रही हैं, वो सारे लोग, आप लोग इस बात से पूरी तरह परिचित हैं और उसको देख रहे हैं। मित्रों, आज हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मानवाधिकारों को उल्लेख किया गया है और उसके संरक्षक रूप में भारत के उच्चतम न्यायालय को और देश के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्टों को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया है। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी न्यायपालिका भी आज जो है वह मानवाधिकार के रास्ते से भटकती हुई दिखाई पड़ रही है। आप ये देखेंगे, अभी कुछ परसों नरसों इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश शेखर यादव जी ने कहा है कि देश में क्या जो है वो बहुसंख्यक आधार के आधार पर अदालतें फैसला करें। क्या कहते हैं? क्या यही संविधान की मंशा है कि देश में मेजॉरिटी के आधार पर शासन होगा? है? अरे ये देश संविधान के उपबंधों के अनुसार चलेगा। ये राष्ट्र लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में इसकी स्थापना संविधान में की है। आपने क्या किया है? हमारी संस्कृति, हमारे खान पान, हमारे वस्त्रों सबका अपहरण कर लिया है। आज आप ये देखेंगे क्या कहते हैं कि पश्चिम में जो खासतौर से अमेरिकी लॉबी जो है क्या कहते हैं, वो कॉर्पोरेट के माध्यम से जो है किस तरह से हमारे बाजारों पे, हमारे किसानों पर हमला बोल रही है। वो क्या बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे गरीब किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से आलू खरीदती हैं और उसको अंकल चिप्स के नाम पर 10 रुपए के इतना बेचती हैं। पिज्जा, बर्गर, ये सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लाया गया व्यंजन खाद्य पदार्थ है, ये हमारे परंपरागत भोजनों का, उनके रोजी रोटी व्यवसायों का सबका हनन कर रहा जो है। तो हर तरीके से हमारे क्या जो है मानवाधिकार प्रमाण पर खतरा है। क्या कहते हैं? अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व में, चाहे फिलिस्तीन का मामला हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, उस सब की निंदा होनी चाहिए और हम लोगों को एक सुर से उसका विरोध करना चाहिए और भारत सरकार को भी इसका विरोध पूरी जोरदार तरीके से उठाना चाहिए। बस मैं यही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। बिल्कुल सही कहा कि बहुसंख्यकवाद के आधार पर बहुसंख्यकों की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक है। उसके आधार पे ये देश नहीं चल सकता है। दुनिया में मानवाधिकार का मतलब ही तभी होता है जब अल्पसंख्यक की रक्षा हो।
जहां अल्पसंख्यक पे खतरा है वहां पे फिर मानवाधिकार नहीं बचा है। ये एकदम क्लियर सी बात है। तो और उनकी रक्षा करना और उनका ध्यान रखना जो बहुसंख्यक आबादी है उनकी जिम्मेदारी है, ये गांधी ने कहा था। तो हम अगले बातचीत रखने के क्रम में हमारे साथी यहाँ पे हैं बहुत सारे, और उनमें से मैं चाहूंगी कि हमारे बीच में एक पूरी आबादी है जिसको उसके अधिकारों से हमेशा वंचित रखा गया और समाज में बिल्कुल एक अलग कैटेगरी दी गई है। प्रेम नट हैं, उनसे मैं चाहूंगी कि वो अपने अनुभव रखें और मानवाधिकारों को लेकर के जो उनकी समझदारी और काम है उसके बारे में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ साथीगण, आप सबको दिल से धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया। मैं साथियों लगातार कई महीनों से घुमंतू समुदाय जो नट समुदाय है उन समुदायों के साथ, धरिकार है और मुसहर है, इन समुदायों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। इतनी पीड़ा है साथियों ना, अगर आज मानवाधिकार के दिवस के दिन अगर हम उस पीड़ा पे नहीं चर्चा करेंगे तो ये भी एक नाइंसाफी होगी। ऐसी पीड़ा है, 1871 का दर्द आज तक चला आ रहा है। उस समय तो हमें पूरा का पूरा इस तरह से नोटिफाइड कर दिया गया था कि आपकी एफआईआर भी नहीं लिखी जाएगी, आपकी कोई बात भी नहीं सुनी जाएगी। आपको निरुद्ध किया जाता है कि आप सुबह शाम अपने कबीले से बाहर निकलेंगे तो हाजिरी लगा के जाएंगे। और तो और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारी माँ बहन औरतों के साथ किसी तरह का घटना, रेप, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो जाते थे तो उन्हें एफआईआर लिखाने का कोई दर्द नहीं था। साथियों 1952 में अयंगर के बाद, सिफारिश के बाद इसको बदला गया। सिर्फ यही फर्क देखा जाता है कि कान इधर से पकड़ो कि कान इधर से पकड़ो। हम जन्मजात अपराधी का नाम दे रहे थे, अब हमको कहते हैं कि आदतन अपराधी है। ये इसकी आदत में है। मैं यहाँ इस मन से कहना भी चाहता हूँ साथियों, ये आदत में नहीं होती, किसी के भी आदत में आ सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें नट हो, इसमें बहरिया हो, गाड़िया लोहार हो या इन्हीं कम्युनिटी, इन्हीं समुदायों के लोग हों। किसी भी समुदाय में आदतन अपराधी की बात की जा सकती है, लेकिन स्पेशल हमें एकदम इसी में इंडिकेट किया गया है। साथियों यहाँ पे सभी वरिष्ठ साथी हैं, हम आप सबसे निवेदन भी करेंगे कि ये समाज बहुत ही अंतिम पायदान पे है, बहुत ही अंतिम पायदान। दक्षिण टोला में एक कोने पे कबीले के साथ फेंक दिया गया है। इस समुदाय पर भी हमारे साथी ध्यान दें। ये घुमंतू समुदाय, ये जो डी नोटिफाइड समुदाय है, इस पर ध्यान दें। बस मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम। धन्यवाद प्रेम भाई। हमारे बीच में सतीश भाई हैं। सतीश जी एनएपीएम से जुड़े हुए हैं और सामाजिक आंदोलनों की जो एक देश भर में नाम है, अलायंस है, जहां ज्यादातर मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ही जितने आंदोलन खड़े किए जाते हैं। मैं सतीश भाई से आग्रह करूंगी कि बात रखें। मैं बिना किसी औपचारिकता के बात शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आज सबको पता है कि 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस है, परंतु हम ये देख रहे हैं कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं, आप चाहे यूक्रेन और रूस को देख लीजिए, चाहे फिलिस्तीन और इजराइल को देख लीजिए, वहाँ पिछले कई सालों से युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका हश्र देखिए कि अभी तक उसका परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध से लोगों को सिर्फ नुकसान के अलावा और कोई फायदा अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। और आप उतना दूर न जा करके अपने आसपास ही देखिए कि अगर किसी दो परिवारों के बीच में किसी तरह का झगड़ा, फसाद या युद्ध होता है तो उन दो परिवारों के बीच की उन्नति क्या होती है। तो इससे हमें सीख लेने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि हर देश विकास के पायदान को छू रहा है। हम समझ नहीं पाते हैं कि विकास का पायदान छू रहा है, लेकिन चेतना का विकास तो किसी का नहीं हुआ। अगर चेतना का विकास इतना हुआ होता तो आज ये युद्ध की कड़ी इस तरह से बढ़ती नहीं होती। तो हमारा बस ये कहना है कि हम सबको इस बात के लिए तैयार रहना है, देखना है कि युद्ध से हमें कोई लाभ नहीं है। और हमें जिस तरह से यहाँ अपने देश में धार्मिक आधार पर एक दूसरे के साथ नफरत करने की शिक्षा दी जा रही है, लोगों को बढ़ावा जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, इसको रोकने के लिए हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है जो इस नफरती समाज को बनाने के लिए तरह जगह जगह से घूम रहे हैं। और उनको घूमने के लिए बाकायदे हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको
फंड दे रहे हैं ताकि आप जो है किसी तरह से बेरोजगारी का आलम नहीं झेलिए, और आपको जो है ये पारितोषिक दिया जा रहा है और वो घूम घूम करके लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें दिखा रहे हैं। हम एक बहुत छोटी सी उदाहरण से इस बात को देखते हैं। कल हमारे घर में एक जो है एक मिठाई का डब्बा आया, किसी के घर में शादी हुई थी, उस मिठाई के डब्बे पर लिखा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो मुझे ये देख करके याद आया कि ये किस तरह से आरएसएस जैसे लोगों का अपना एजेंडा चल रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हमें मतलब ये सोच करके लगा कि शायद हमें उनके विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके इस पॉइंट को नोट करने की जरूरत है कि वो किस तरह से अपने एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। शायद हम लोग को उस पर ध्यान देने की जरूरत है और अपने एजेंडे को भी कुछ इसी नॉर्मल तरीके से लोगों के बीच में पहुंचाने की जरूरत है। जैसे इसी चंद बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद सतीश भाई। बहुत सारे एडवोकेट साथी और तमाम छात्र बीएचयू के यहाँ आए हुए हैं, सबका स्वागत। और हमारे बीच में अभी तमाम साथियों के साथ बातचीत रखते हुए हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि समावेशी हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा। तो हमारे बीच में तमाम वर्गों की बात आई और अब मैं चाहती हूँ कि हमारे महिलाओं का एक जो आधी आबादी है उसकी बात रखी जानी चाहिए, और उनके साथ जो सबसे ज्यादा शायद चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या शांति की स्थिति हो, हिंसा सबसे ज्यादा हो रही है और उस हिंसा की शिकार भी हो रही है, या वो चाहे सांप्रदायिकता की हिंसा हो या किसी भी तरह की हिंसा हो। मैं एकता को आवाज दूंगी कि आए और आधी आबादी को रिप्रेजेंट करें और मानवाधिकारों के हनन को लेकर के और उनकी स्थिति को लेकर, महिला आयोगों की स्थिति को लेकर अपना अनुभव रखें। जिंदाबाद सभी को। मानवाधिकार दिवस पर बधाई तो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं इस चीज से वाकिफ है कि मानवाधिकार की क्या स्थिति है। न ही इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक जैसी स्थिति है। जेलों में चले जाएं तो कैदी बाहर ज्यादा नजर आते हैं, जेलों में वो लोग नजर आते हैं जो कैदियों को अंदर रखने के लिए आग्रह कर रहे होते हैं। तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानवाधिकार की क्या स्थिति है। रही बात आयोगों की, तो आयोग भी बिल्कुल वैसे ही हुए हैं जैसे हमारे यहाँ के पुलिस थाने, जैसे हमारे यहाँ की कोर्ट कचहरी और जैसे हमारे यहाँ की सरकारें। सिर्फ एक कॉरपोरेट परस्त या बजाय परस्त लोग हैं जिनकी आव भगत में पूरा देश लगा हुआ है, देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसी एक का भी नाम ले लिया जाए, तो वो पूरी उस बाजार में या कह लें उस कॉरपोरेट के सरपरस्ती में लगा हुआ है, उसके आव भगत में लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में मानवाधिकार की बात करना अपने आप में बेईमानी हो जाती है। यहाँ खड़े होकर हम मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, कहीं दूर से कोई फोटो लेगा और कहेगा कि यहाँ पे जो है वो गलत गतिविधियां चल रही हैं और ये जितने लोग यहाँ नजर आ रहे हैं वो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मानवाधिकार की यही स्थिति है कि आप सड़क पर या कुछ गलत घटना के खिलाफ आप आवाज उठा दें तो आप देश विरोधी हो जाएंगे, आप समाज विरोधी हो जाएंगे। कोई ऐसा उपाय नहीं रह गया है पूरी दुनिया में जहाँ पे ये कहा जाए कि ये फला उपाय है, इसको कर लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होने के मायने जो है या ठीक करने के मायने बहुत बदलते जा रहे हैं। हम सड़कों पे उतरते हैं और देखते हैं कि कितनी भी आवाजें बुलंद कर लीजिए, आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक तंत्र है जो खड़ा कर दिया जाता है। हमारे मीडिया भाई हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस पूरी जुगलबंदी का एक हिस्सा बन के रह गए हैं। पुलिस उस जुगलबंदी का हिस्सा बन के रह गई है और सभी मिलके बहुत ट्यूनिंग के साथ इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि मानवाधिकार जो है वो एक बोरे में बंद हो गया है, या सिर्फ कह ले फैंसी शब्द हो गया है। जब हम किसी एक साल में एक बार बात कर लेते हैं मानवाधिकार की, बस वही एक फैंसी शब्द रह गया है दुनिया में। चाहे यूएन की बात कर ली जाए, चाहे देश की बात कर ली जाए, इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, कई देश उसके साथ जुड़े हुए हैं,
लेकिन कहीं भी मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, चाहे हम सीरिया की बात कर ले या दूसरे देशों की बात कर ले, किसी एक स्टेटमेंट का इंतजार हम लोग करते रह जाते हैं। कोई एक स्टेटमेंट नहीं आता है, कोई एक चू नहीं निकलती है, बल्कि अपने जैसे देश में ये कहा जाता है कि आप फेसबुक पे पैलेस्टीन के पक्ष में कुछ मत लिखिए, सीरिया के पक्ष में कुछ मत लिखिए, वरना तुरंत से वो ब्लॉक हो जाता है, आपका फेसबुक ब्लॉक हो जाता है। कई बार आप जो है दिनों दिन इंतजार करते हैं कि वो अनलॉक कैसे होगा। आप कुछ लिख दीजिए, उसकी रीच कम हो जाती है, आपको 4 फोन आने लगते हैं। जितने लोग बैठे हैं तमाम ऐसे लोग हैं कि जो कुछ लिखते होंगे और आए दिन ये झेलते होंगे। पुलिस के फोन आते होंगे, आईबी के फोन आते होंगे और जाने किसके किसके फोन आते होंगे। तो मानवाधिकार की बात करना आज के समय में बिल्कुल वैसा ही है कि हम सिर्फ बात कर पाते हैं, लेकिन उसके पक्ष में उसको कैसे मजबूत किया जाए उसका आज कोई उपाय नहीं रह गया है। उपाय बस यही रह गया है कि सब लोग मिल करके कुछ ऐसा तंत्र गढ़े, एकजुट हो करके कुछ ऐसी मांग करें कि खुले रूप से एक ही आवाज आए कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो मानव विरोधी हो, हमें ऐसा तंत्र नहीं चाहिए जो मानव विरोधी हो, हमें ऐसा तंत्र चाहिए जो मानव प्रेमी हो, जो मनुष्य प्रेमी हो, जो प्रेम को प्रेम की नजर से देखता हो, जिसके अंदर नफरत नहीं हो। हमें नफरती सरकार नहीं चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद एकता जी। बनारस की अगर मानवाधिकार की लड़ाई हो या सूचना के अधिकार की लड़ाई हो या रिकॉर्ड बनाना हो खून देने में दूसरों को की जिंदगी बचाने के लिए, तो या फिर 80 वरुणा गंगा की लड़ाई हो, हम लोग एक ही नाम जानते हैं जिस पर सबकी सहमति होती है, वो है वल्लभ भाई। तो मैं उनको चाहती हूँ कि आए और अपनी बात रखें कि ये आगे जो कार्यक्रम खोजा जा रहा है उनको मीटिंग नहीं करने की जरूरत होती है, वो कार्यक्रम आ जाता है और हो भी जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ दिशा दें। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति। और ये जो आयोजन आज यहाँ किया गया, वो आयोजक में अनूप भाई को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज के अवसर को चुना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पे हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे सेमिनार आज हुए होंगे बड़े बड़े हेसी हॉल में। 364 दिन जो लोग मानवाधिकार का हनन करते हैं सबसे ज्यादा, वो आज के दिन सबसे ज्यादा जो है सम्मेलन कर रहे होंगे। बड़े बड़े कल के अखबारों में देखेंगे तो सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे आपको आयोजनों की सूचना मिलेगी। और वो सारे लोग शोषक हैं। आप एक नीचे यहीं पे सामने जो अभी एक महिला अभी दिख रही थी, प्रेग्नेंट महिला दिख रही थी आपको, यहीं पे झुग्गी झोपड़ी में कहीं होंगी, उनसे लेकर के और यूक्रेन और मणिपुर जिसकी बात हम लोग 1:30 बजे से ही कर रहे हैं लगातार, हर जगह पे एक्सप्लॉयटेशन शोषण हो रहा है। और हम लोग आज चिंतित यहाँ पे हैं, कुछ 25-30 लोग, और बाकी कुछ लोग आज हॉल में रहे होंगे, वहां पे लंच वंच करके चले गए होंगे। उनकी रिलीज भी कल छपेगी, आपकी कोई न्यूज नहीं छपेगी अनूप भाई, कल किसी अखबार में उनकी बड़ी बड़ी छपेगी। तो पूरे विश्व में ये स्थिति है जहाँ पे कि कमजोर लोगों को और वंचितों को सताने की एक पॉलिसी चल रही है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पूरे विश्व में, वो एक तो हथियार बेचने वाले देश हैं जो छोटे छोटे देशों को आपस में मुद्दों पे लड़ा के अपना हथियार बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद फैलाए हुए एकदम जो अतिवादी लोग हैं वो हैं जो यूपी कॉलेज तक को जो है जो शांतिपूर्ण था, हमारा वरुणा का इस पार का इलाका बहुत शांतिपूर्ण रहा था, उसको भी मतलब एक तरीके से दंगे की आग में झोंकने की शुरुआत हो गई है यूपी कॉलेज में। और वहां पे भगवा झंडा मेन गेट पे टंगा हुआ पिछले 5 दिन से लहरा रहा है। एक इंस्टीट्यूशन में किसी की हिम्मत नहीं है प्रशासन की और वहां के प्राचार्य की कि उस झंडे को भी हटा सकें जो कि अतिवादियों द्वारा बहलाया गया वहां पे। तो एक तरीके से हर तरीके से साजिश चल रही है। और ऐसे में निश्चित रूप से ये क्रम एक दिन का न हो, हर दिन कुछ कुछ होता रहे, 364 दिन होता रहे। बाकी भी हम लोग खाली एक दिन के भरोसे यहाँ न बैठे रहे कि हम लोग 25-30 लोग बैठ के यहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे और मानवाधिकार के हनन की चिंता करें। हमें बाकी दिन भी एक्टिव रहना पड़ेगा। और एकदम निश्चित एक छोटे से रिक्शे वाले से लेकर के, और जिसका ई रिक्शा आने के बाद से रोजगार खत्म हुआ, फिर ई रिक्शे को हटा दिया, अब उसके बाद कैब चल रही है या मोटर बोट को हटा दे, वहां पे बोट को हटा करके बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं गंगा जी में। इस सारे मुद्दों को अगर आप जोड़ेंगे, सबके साथ की लड़ाई में हम लोग को लड़ना पड़ेगा। नहीं तो 5 किलो राशन की जो व्यवस्था है उसने सबको भ्रम में डाला हुआ है और वो इसी तरीके से भ्रम में डाल के अपना काम करते रहेंगे। और हम लोग इसी तरीके से साल में एक दिन जुटेंगे और 25-30 लोग 1 घंटा चलाएंगे, कुछ मोमबत्ती जलाएंगे, घर चले जाएंगे। इससे काम होने वाला नहीं है। थोड़ा सा और इसको निरंतरता बनाए रहने की जरूरत है। बस इतना ही कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद वल्लभ भाई।
देश भर में जो महिलाओं की बात है वो जरूरी नहीं है कि महिला ही कर रही हो। हमारे बीच में भी तमाम ऐसे साथी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भागीदारी बढ़े और लगातार नेशनल लेवल पे जाकर के उनके नेतृत्व के लिए काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ दिवाकर की, छात्र आंदोलन को लेकर के, और तमाम जगहों पर वो लगातार झंडा बुलंद करते रहते हैं, हमारे साथी हैं। तो मैं दिवाकर से चाहूंगी कि आज अपनी बात रखें। धन्यवाद दी। ऐसा कुछ भी नया नहीं है, हम तब भी कह रहे थे, जो यहाँ मौजूद सभी को पता नहीं है। 364 दिन के सारे अन्याय पता है। गैर बराबरी एक बड़ा कारण है। संख्या हमारी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। 140 करोड़ की आबादी में ये छोटा सा समूह मिला है आपको बनारस में, जो ये सोच भी पा रहा है कि मानवाधिकार पे कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां मौजूद होना है। ये संख्या दिन पर दिन घटती जानी है और ये टूटन, ये बिखराव सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम कमजोर हुए हैं। सरकारों ने या अन्याय करने वालों ने जो ऑर्गेनाइज्ड तरीका अपनाया है वो आपको इतने मोर्चों पर फंसाए रखेगा, इतने मोर्चों पर लड़ाए रखेगा कि लड़ाइयाँ दिन पर दिन और मुश्किल हो जाएगी। और ऐसा भी समय आएगा, शायद कहीं अनूप भाई अकेले लड़ रहे होंगे, कहीं प्रेम भाई अकेले लड़ रहे होंगे, उसके बावजूद यहाँ मौजूद होना, यहाँ आने की हिम्मत करना, ये दस्तखत है कि आप अकेले अकेले ये तय कर चुके हैं कि इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जहां भी रहेंगे। तो ये बेहतर होगा कि हम ये जो बिखराव घटता जा रहा है इसे दोबारा इसी तरफ फिरोएं, इसे और बढ़ाएं, और जहां जहां भी आपको लग रहा है कि आप वो मजबूत दखल दे सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, आवाज ही किसी की ऊंची कर सकते हैं, किसी की आवाज मजबूत बना सकते हैं, किसी अकेली संख्या को 2 कर सकते हैं, तो उसे भी एक निजी कार्यक्रम बतौर हमें चुनना चाहिए और अकेले खड़े व्यक्ति के साथ उसे 2 करने की ये हिम्मत दिखलानी चाहिए। इतनी भी छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ी जानी चाहिए और अपने तरीके के, अपने खेमे के लोगों को बढ़ाना चाहिए। यही कार्यक्रम हमने स्वयं भी निर्धारित किया है और बस इतनी ही बातों के साथ अपनी बात हम खत्म करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दिवाकर, काफी गंभीर है। ये बात सही है कि हम सब लोग अपने आप में बहुत नाकाफी पड़ते हैं, पर ये बात भी सही है कि हम सब लोग अपने आप में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट भी करते हैं। यहाँ पे जितनी विविधता है वो आप सबकी शक्लें देखिए और सबकी पहचान देखिए तो सभी को समझ में आएगा कि ये अपने आप में एक हिंदुस्तान है और यही एक ताकतवर और उसकी आत्मा जिसमें बसती है वो हिंदुस्तान है जो हम चाहते हैं। और मैं आग्रह करूंगी, हमारे साथ एडवोकेट प्रेमनाथ शर्मा जी हैं, आप अपनी बात रखें। 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त, बहुत सारे साथी हैं जिनकी हम लोग बात सुनना चाहते हैं। जरा ऊंचा हो जाएगा। ठीक है। आप सभी सम्मानित साथियों का अभिवादन, नमो बुद्धाय, जय हिंद। साथियों, आयोजक मंडल को साधुवाद देते हुए मैं यही कहूंगा कि विश्व में मानव जगत में जो विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा सर्वोपरि है और वह विचारधारा 26 जनवरी 1950 को बोस बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में निहित कर दिया। लेकिन आजादी के लंबे समय के बाद भी इसका कंप्लायन नहीं हो सका। न होने का कारण इस देश की विषमतावादी व्यवस्था और हिंदूवादी व्यवस्था जिसे आप कोसते हैं। हिंदू होना एक बहुत बड़ा अपमान और घृणित शब्द है। शायद इसका अर्थ हम सभी जानते होंगे। हमें विश्वास है कि अगर हम जानते हैं तो वह नहीं कहेंगे। हिंदू होगा तो वर्ण होगा और वर्ण होगी तो जाति होगी, जाति होगी तो उपजाति होगी और उपजाति के बाद तमाम हमारे अंदर, हम मानव के अंदर विषमताएं होगी। ऐसी स्थिति में एक मनीषी का नाम लूंगा जो राष्ट्र कवि के नाम जानते हैं, जिन्होंने कहा, मैथिली दास गुप्त ने कहा, क्या थे क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी। तो साथियों, जो विचारधारा मानव जगत में मानववाद के लिए होना चाहिए, इस व्यवस्था में वर्तमान समय में जो शासन व्यवस्था चल रही है बिल्कुल घृणित और अपमानजनक है। युद्ध के दृष्टि पर काम चल रही है, विषमतावाद के पर चल रही है। तो बुद्धवाद का दर्शन, अम्बेडकरवाद का दर्शन यही है। यदि हम प्रियम्बुल की बात करें भारतीय संविधान के, तो विश्व के
बात अगर करते हुए संविधान की अगर बात करें तो एक शब्द मैं कहूंगा, विश्व के मानचित्र में हिंदुस्तान दर्ज नहीं है। फिर भी हम अपनी गलती कहिए या अज्ञानता कहिए कि हिंदुस्तान करते हैं, या हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी बात, बस लास्ट पॉइंट कहते हुए, कम समय में अपनी बात हमें अवसर है, कोई दिक्कत नहीं, वो साधुवाद उद्देशिका में, हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन चीजों का जो हमने 1950 में स्वीकार किया, कंप्लायन नहीं हुआ। अगर कंप्लायन हुआ होता तो मानववाद स्थापित होता। इस मानववाद को न स्थापित होने के लिए इस देश की जो सरकारें रही हैं, सभी मानववाद को ध्वस्त करने का कार्य किया है। तो मानववाद का पैगाम बुद्धवाद के मार्ग पर से होकर चलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि बुद्धवाद सर्वोपरि है। बुद्धवाद जिंदाबाद, मानववाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, साधु